सो पहला क्वेश्चन आपको था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल फोर्स, दैट इज आपका आंसर था टेंशन। ठीक है, बिकॉज मेरे पे चार टाइप के फंडामेंटल होते हैं, ग्रेविटेशनल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड न्यूक्लियर फोर्स। द फंडामेंटल फोर्स विच इज वीकेस्ट फोर्स दैट इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल। ओके, कम टू द थर्ड वन, द रेंज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। रेंज का मतलब बोल रहा है वो कितना डिस्टेंस तक इफेक्टिव होता है। तो आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स की है लॉन्ग रेंज तक, मतलब ज्यादा डिस्टेंस से क्या होता है, इफेक्टिव होता है। तो 10 टू द पावर -2 तो बेटा बहुत छोटा है, 0.01। 10 टू द पावर -15 भी क्या है, बहुत ज्यादा है, बहुत कम है। 10 टू द पावर -10 भी क्या है, आपको बहुत छोटा रेंज है। मतलब केवल यही ऑप्शन आपका सेटिस्फाई हो हाँ सकता यही है, है ना, मतलब तो आपने इन्फिनिटी। बोला क्योंकि ये गलत है। हाँ, तो द रेंज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स इज गिवन बाय दैट इज इन्फिनिटी। आप अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, ठीक है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है उसकी रेंज क्या लिखोगे आप? जैसे मैंने बोला कि आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, द ग्रेविटेशनल फोर्स, तो उसकी रेंज क्या आप बोल रहे हो? रेंज मतलब कितना डिस्टेंस तक इफेक्टिव होता है, दैट इज इन्फिनिटी। अगर मैं बोलूं कि भाई इलेक्ट्रो जो मैग्नेटिक फोर्स है ये कहाँ तक इफेक्टिव है, तो ये भी आपका लॉन्ग रेंज फोर्स है, तो ये भी आपका कहाँ तक इफेक्टिव होगा? इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी मतलब लॉन्ग डिस्टेंस, इसको आप मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, तो चाहे वो ग्रेविटेशनल फोर्स हो चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो, दे आर इफेक्टिव फॉर इन्फिनिटी। ओके, come to the another one, question number 20, which of the following force follow the inverse square law? बताओ कौन सा ऑप्शन होगा? बोथ ए एंड बी। हाँ, इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब मैंने बताया था कि जो फोर्स होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। अगर आपको याद होगा, चाहे वो मेरा ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसके लिए ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या था? G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर। ओके, अगर मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बराबर, दैट इज इक्वल टू K Q1 × Q2 अपॉन आर स्क्वायर, तो आपका Fe दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स एंड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दोनों स्क्वायर लॉ डिस्टेंस को सेटिस्फाई करेंगे, ए एंड बी। तो मतलब ये जो है ऑप्शन सी दोनों को मैच कर रहा है, बोथ ए एंड बी आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन सी। ओके, ओके, नेक्स्ट क्या है बेटा? द सन रिलीज एनर्जी विच इज कमिंग फ्रॉम। न्यूक्लियर फोर्सेस। क्या होगा? न्यूक्लियर फोर्स। हाँ, न्यूक्लियर। देखो अगर मैं आपसे बोलता कि द रेज ऑफ द सन दैट इज कमिंग टू द अर्थ, तो आपका आंसर हो सकता था अर्थ, आपका सॉरी आपका आंसर हो जाता ग्रेविटेशनल फोर्स इफ द रेज ऑफ द सन दैट कमिंग फ्रॉम द अर्थ। लेकिन अगर मैंने बोला कि भाई सन से जो रिलीज हो रही है एनर्जी, देखो सन, याद रखना, मैं बेसिकली हम न्यूक्लियर चैप्टर में पढ़ेंगे, तो सन रिलीज द एनर्जी, तो उसमें जो प्रोसेस होता है, क्या है, इंटरनेट सही चल नहीं रहा है ना बेटा, एक मिनट है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था द सन रिलीज द एनर्जी, तो यहाँ पे जो प्रोसेस होती है बेटा न्यूक्लियर फ्यूजन, मतलब बेसिकली न्यूक्लियर के अंदर ही हो रही है। मतलब बेसिकली आपका आंसर क्या होगा? न्यूक्लियर फोर्स ही होगा। बट मैं बता रहा हूँ कि सन रिलीजेस द एनर्जी थ्रू द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन होता क्या बेटा, कि दो लाइटर न्यूक्लियाई, जैसे मैंने बोल दिया एक आपका हाइड्रोजन है और एक आपका हाइड्रोजन है, ठीक है, तो ये हाइड्रोजन कंबाइन होके एक हैवियर न्यूक्लियाई बनाएंगे। हैवियर न्यूक्लियाई का मतलब उसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है,
अगर मैं कह रहा हूँ कि भाई एक का एटॉमिक नंबर 1 है, दूसरे का एटॉमिक नंबर कितना है, 4 है, अगर मैं आपको पूछूंगा कि भाई किसका मास ज्यादा है, कौन हैवियर है, तो आपका आंसर क्या होगा? जिसका 4 है। हाँ, जिसका 4 है। मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है कि जो आपके हाइड्रोजन एटम हैं, दो हाइड्रोजन एटम मिलके एक हैवियर न्यूक्लियाई बनाती हैं, दैट इज यूर हीलियम। दैट इज यूर हीलियम, जिसको आप बोलते हो 2He4। 2 इज यूर एटॉमिक नंबर, और प्लस यहाँ पे कुछ एनर्जी क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है। ठीक है, एंड दिस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ द रेडिएशन। दिस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ द रेडिएशन। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं, जो सन का कोर पार्ट है, जो सन का कोर पार्ट है, आई एम टॉकिंग अबाउट द कोर। ठीक है, तो जब दो न्यूक्लियाई, दो लाइटर न्यूक्लियाई, ये आपके लाइटर न्यूक्लियाई है, बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखोगे इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 1 है। तो व्हेन द टू लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन टुगेदर और एक हैवियर न्यूक्लियाई बना रही है, और उसके साथ साथ वो कुछ एनर्जी क्या कर रही है, रिलीज कर रही है, तो यही एनर्जी बेसिकली बेटा सन से अर्थ की तरफ आती है। दिस इज द एनर्जी। अब आप बोलोगे सर केवल दो हाइड्रोजन मिलके इतना ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, तो इसमें एक हाइड्रोजन नहीं है, इसमें मिलियंस ऑफ मिलियंस हाइड्रोजन है। कंटिन्यूअस प्रोसेस चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, और इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो जाती है फ्रॉम दी कोर ऑफ द सन। जो सन का कोर पार्ट है, जो सन का मिडिल पार्ट है, मिडिल मतलब ऑलरेडी मैंने आपको बताया, सन, जो भी सन है वो भी बहुत सारे मटेरियल से मिलकर बना होगा। ठीक है, और उस सन का जो कोर पार्ट है वही उसका क्या है, न्यूक्लियस है। तो इस सन से जो एनर्जी रिलीज हो रही है, रिलीज कहाँ से हो रही है, न्यूक्लियस के अंदर से रिलीज हो रही है ना एनर्जी। तो मतलब डेफिनेटली यहाँ पे कौन सा आंसर होना चाहिए आपका, न्यूक्लियर फोर्स। दैट इज न्यूक्लियर फोर्स मीन्स यूर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। क्लियर है? मतलब सन से जो एनर्जी रिलीज हो रही है, उस प्रोसेस का दो नाम होता है। हाइड्रोजन के जो लाइटर न्यूक्लियाई है वो मिलके इतना सारा हो जाता है। बेटा एक नहीं है ना, ये प्रोसेस फिर कंटिन्यूस चलेगी। फिर हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन हाँ। थोड़ी ना, यहाँ पे मिलियंस और मिलियंस हाइड्रोजन मिलके बनाते हैं। एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, फिर दो हाइड्रोजन, फिर दो हाइड्रोजन, ऐसे ऐसे करके। अच्छा, तो मतलब एक वो तरह से डिवाइड होते रहते हैं ना वो। मतलब ऐड होती रहती है एनर्जी। दो हाँ। हाइड्रोजन ने कुछ एनर्जी बनाया, दो हाइड्रोजन ने कुछ एनर्जी बनाया, दो हाइड्रोजन ने कुछ एनर्जी बनाया, तो यहाँ पे देखो दो हाइड्रोजन कितनी एनर्जी रिलीज करते हैं। दो हाइड्रोजन मिलके 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बहुत ज्यादा है। देखिए केवल मैं दो की बात कर रहा हूँ, कि जब दो हाइड्रोजन कंबाइन होके एक हीलियम को बनाया, उसके साथ जो एनर्जी निकली 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप कह सकते हो कि भाई कितने हाइड्रोजन एटम मिलके इतना ज्यादा एनर्जी रिलीज करेंगे। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि भाई जो सन का कोर पार्ट है, अगर आप उसके पास जाओगे तो यू कैन बर्न, इतनी ज्यादा एनर्जी है। एनर्जी मतलब टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा, समझ हाँ। रहे हो? तो अगर आप सन के पास जाओगे तो आप क्या हो जाओगे, पिघल जाओगे, बिकॉज टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है। अराउंड आप कह सकते हो 1.5 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट द टेम्परेचर ऑफ द कोर ऑफ द सन। इतना ज्यादा टेम्परेचर रिलीज करता है, मतलब इतनी ज्यादा एनर्जी यहाँ से रिलीज हो रही है, तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। क्लियर है? एक और प्रोसेस होती है, ठीक है, ये बेसिकली हम ट्वेल्थ में पढ़ेंगे, जो एक अलग से चैप्टर होता है, न्यूक्लियर न्यूक्लियाई होता है। देखिए एक होता है बेटा फिजन। फ्यूजन में कुछ नहीं है, कि जो भी हैवियर न्यूक्लियाई है, जो भी आपका हैवियर न्यूक्लियाई है, वो यहाँ पे दो लाइटर न्यूक्लियाई में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। दैट इज द फिजन। दैट इज द फिजन। ओके। तो कभी कभी आ जाता है क्वेश्चन कि सन में जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो कौन सी प्रोसेस से हो रही है, तो आपका आंसर होगा न्यूक्लियर फ्यूजन। तो कोई आपसे पूछे कि न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन ये होता है कि जो लाइटर न्यूक्लियाई है, लाइटर न्यूक्लियाई का मतलब जिनका एटॉमिक नंबर कम है, वो कंबाइन करके एक हैवियर न्यूक्लियाई बना रहे हैं, और उसके साथ साथ वो ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहे हैं। मोर एनर्जी इज रिलीज, दैट इज योर न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, और न्यूक्लियर फ्यूजन, फ्यूजन क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन वो होता है जब हैवियर न्यूक्लियाई दो लाइटर लाइटर न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है,
ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। तो क्या है? सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। बताओ कौन सा करेक्ट है, बताओ। वीक न्यूक्लियर फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द न्यूक्लियस टुगेदर। कॉन्स्टिट्यूट का मतलब न्यूक्लियस के अंदर के पार्ट क्या कौन से, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या वीक न्यूक्लियर फोर्स ये होता है? वीक न्यूक्लियर फोर्स कब होता है? जब आपका रेडियो एक्टिविटी डिके होता है, जब कोई एटम अनस्टेबल होता है तो वो स्टेबल होने के लिए कुछ पार्टिकल को एमिट करता है। इलेक्ट्रॉन तो दे देता हाँ, है। तो वो पार्टिकल जब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो इंटरेक्ट करेंगे वीक न्यूक्लियर फोर्स के जरिए। तो ये वाला ऑप्शन आपका रॉन्ग हो गया। दूसरा क्या है? वीक न्यूक्लियर फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द इलेक्ट्रॉन ऑफ द न्यूक्लियस टुगेदर। क्या न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है? नहीं होता है, वो तो न्यूक्लियस के आउटसाइड होता है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्या है? वीक न्यूक्लियर फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस टुगेदर। क्या ये सही है? ना तो वो इलेक्ट्रॉन को होल्ड करता है, ना तो वो न्यूक्लियस को होल्ड करता है। ये देखो, वीक न्यूक्लियर फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ए कॉमन फॉर्म ऑफ द रेडियो एक्टिविटी। बिल्कुल सही है। ऑलरेडी मैंने बोला है ना, रेडियो एक्टिविटी क्या होता है आपका? वही होता है अनस्टेबल न्यूक्लियाई स्टेबल होने के लिए कुछ पार्टिकल को एमिट करेगा और कुछ एनर्जी को रिलीज करेगा। तो वो दोनों पार्टिकल वीक न्यूक्लियर फोर्स के जरिए इंटरेक्ट होंगे। तो ये आपका करेक्ट हुआ। ओके, चलते हैं नेक्स्ट 23। बताओ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स हैव द लॉन्ग रेंज फोर्स कंपेयर टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। बताओ करेक्ट और इनकरेक्ट। न्यूक्लियर nuclear forces do not depend on charge. ये करेक्ट। यहाँ पे क्या है? न्यूक्लियर फोर्स क्या होते हैं आपके? शॉर्ट रेंज फोर्स। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। न्यूक्लियर फोर्स आर मेडिएटेड बाय द फोटॉन्स फॉर इलेक्ट्रो, इसका कोई रिलेशन है नहीं। न्यूक्लियर फोर्स आर वीकर कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉन। नहीं, वीक न्यूक्लियर जो आपका न्यूक्लियर फोर्स होता है वो स्ट्रांगर Strong. होता है। तो आपका यही होगा, न्यूक्लियर फोर्स डू नॉट डिपेंड ऑन द चार्ज। ठीक है, ओके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, दैट इज फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट D. डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द स्ट्रेंथ। और डिक्रीजिंग का मतलब क्या हुआ बताओ? Decreasing बड़े से छोटा, D होगा आंसर। ओके, हाँ, बड़े से छोटा। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है, फिर वीक न्यूक्लियर होता है और फिर ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। ये ऑप्शन करेक्ट है, हाँ बिल्कुल सही। ये ऑप्शन करेक्ट है, वेरी गुड। ओके, अब देखो कब बेटा, ये बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, इसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं और बहुत ज्यादा ये पूछे असर्शन। जाते हैं। एसर्शन एंड रीजन देखो, मैं आपको बता देता हूँ एसर्शन क्या होता है। एसर्शन मतलब एक स्टेटमेंट दिया है किसी के बारे में। एक स्टेटमेंट है हाँ, और फिर रीजन एक का मतलब उस ये पर है, अब देखो, रीजन का मतलब आपको चेक करना है क्या ये रीजन इस एसर्शन को प्रॉपरली एक्सप्लेन कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। समझ रहे हो? एसर्शन में जो दिया है, रीजन में जो दिया है, क्या रीजन एसर्शन वाले जो एसर्शन का जो स्टेटमेंट है क्या उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। अगर नहीं कर पाएगा तो देखो अलग अलग है यहाँ पे ए बी सी डी। ए का मतलब है बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू, मतलब दोनों ट्रू है, बट रीजन हाँ। एसर्शन को एक्सप्लेन कर पा रहा है। ठीक है। दूसरा है इफ बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। मतलब एसर्शन रीजन में जो दिया है वो ट्रू है, लेकिन रीजन यहाँ पे उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। ठीक है, ओके। उसके बाद है मेरा assertion is true, reason is false, both assertion and reason are false। ओके, तो चलते हैं फर्स्ट वाले की तरफ। देखो assertion में क्या बोला है? इन द फिजिक्स द माइक्रोस्कोपिक डोमेन इज दैट which include the study of property of atomic, molecular and nuclear phenomena। करेक्ट? करेक्ट है या इनकरेक्ट है? माइक्रोस्कोपिक मतलब करेक्ट है। बहुत छोटा लेवल जिसको आप आईज से देख नहीं सकते। मतलब मॉलिक्यूल्स हो गए, एटम्स हो गए, न्यूक्लियस हो गए, इलेक्ट्रॉन हो गए, प्रोटॉन हो गए। मतलब एसर्शन आपका करेक्ट है।
चलते हैं रीजन की तरफ। ट्रू है, बट assertion reason is not the correct explanation of assertion. बिल्कुल सही है, बिल्कुल, बिकॉज यहाँ पे देखो, यहाँ एसेशन में बोल रहा है माइक्रो, बट रीजन में किसके बारे में बोल रहा है? मैक Macro. मैक्रो का मतलब क्या हुआ? मैक्रो मतलब जिनको आप आईज के जरिए देख सकते हो, यू कैन सी विद द आईज वट एवर द फिनोमिना इज गोइंग ऑन. So microscopic domain deal with the matter object that are measurable can be observed by the naked eye. बिल्कुल सही. Assertion true है, region true है, but region is not the correct explanation of the assertion. मतलब आपका ऑप्शन ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा. ठीक है, B. आपका ऑप्शन हो जाएगा बी. देखो कभी कभी बेटा एक क्वेश्चन आता है कि क्यों हमने फिजिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया. मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि मैं फिजिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया था. एक मेरा क्लासिकल फिजिक्स, ठीक है, और और एक मेरा, quantum. हाँ, एक मेरा क्वांटम फिजिक्स. क्लासिकल में वही बात करते हैं हम मैक्रोस्कोपिक के बारे में. हाँ, ठीक जैसे है, ऑब्जेक्ट्स कैसे मूव हाँ, कर जिनको आप रहे हैं देख सकते हो, उसकी या वेरी गुड. property. क्वांटम का मतलब मॉडर्न फिजिक्स, जहाँ पे हम माइक्रोस्कोपिक की बात करते हैं, जैसे एटम मॉलिक्यूल. तो वाई दिस फिजिक्स इज डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट. अब देखो क्या है, आप जो न्यूटन्स लॉ लगाते हो, न्यूटन्स लॉ किस पे लगाते हो? जो फिनोमिना आप देख पा रहे हो, कार इज मूविंग, तो आप उसमें न्यूटन्स की लॉ लगा रहे हो. इसको डिवाइड इसलिए किया गया कि यहाँ पे जो लॉ लग रहे थे, यहाँ पे जो लॉ में लगा रहा था वो मैं यहाँ पे नहीं लगा पा रहा था, बिकॉज दीज लॉ आर नॉट वैलिड इन द माइक्रोस्कोपिक. और सेम थिंग, माइक्रोस्कोपिक में जो लॉ लग रहे थे, क्वांटम फिजिक्स में जो लॉ लग रहे थे, वो लॉ यहाँ पे वैलिड नहीं थे. अगर सारे लॉ वैलिड होते क्लासिकल और क्वांटम फिजिक्स में, तो मैं फिजिक्स को डिवाइड ही नहीं करता. अगर सारे लॉ सब पे लग जाते तो मैं फिजिक्स को डिवाइड ही नहीं करता. लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि क्लासिकल फिजिक्स में देखा गया कि जो कुछ लॉ है वो क्वांटम फिजिक्स में वैलिड नहीं हो पा रहे थे, क्वांटम फिजिक्स में लग नहीं पा रहे थे, और क्वांटम फिजिक्स के कुछ लॉ है वो क्लासिकल फिजिक्स में नहीं लग पा रहे थे. इसीलिए दोनों को अलग अलग किया गया कि क्वांटम फिजिक्स के जो लॉ हैं वो यहाँ पे अलग होंगे, क्लासिकल फिजिक्स के जो लॉ है वो यहाँ पे अलग होंगे. अलग होंगे. ठीक है, तो ये एक रीजन था. ओके, चलते हैं टू टू वाले पे. टू क्या है आपका? द if प्रॉपर्टीज ऑफ both बिगर एंड both are कॉम्प्लेक्स सिस्टम correct. are derived from the properties and interaction of its constitute simple part in the physics. तो ये क्या होता है बेटा, आपको बताओ. So unification. क्या ये यूनिफिकेशन है? जस्ट लुक एट हियर. Unification. बिगर, कॉम्प्लेक्स आर derived from the constitute simple part in the physics. constitute मतलब छोटे छोटे पार्ट. हाँ. एक बिगर प्रॉब्लम है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, उसको मैंने छोटे छोटे पार्ट में क्या किया? डिवाइड किया. Right. और पार्ट को सॉल्व किया, इंडिविजुअल पार्ट को सॉल्व किया, ताकि आप उस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को हाँ. सॉल्व कर पाओ. तो ये So होता है आपका. ये आपने यूनिफिकेशन में लिखा रखा. ये True or रिडक्शनिज्म होता है signal ना. law. ये होता है आपका रिडक्शनिज्म. क्या होता है? अच्छा. रिडक्शनिज्म. हाँ, reductionism. यूनिफिकेशन क्या होता है बेटा? यूनिफिकेशन मतलब एक सिंगल हाँ. लॉ के जरिए बहुत सारे फिनोमिना को बताना, दैट इज योर यूनिफिकेशन. ओके. ओके, तो चलो एसर्शन तो सही है. उसने एक हाँ. यूनिट किसके बारे में बोला है? रिडक्शनिज्म के बारे में बोला है. अब देखते हैं रीजन. रीजन क्या बोल रहा है कि दिस मेथोडोलॉजी, मतलब Assertion एसर्शन is में जो true. मेथोडोलॉजी है इज नोन एज यूनिफिकेशन विच इज द कोर ऑफ फिजिक्स. बताओ रीजन आपका क्या ट्रू है? एसर्शन किसके बारे में बोल रहा है? रिडक्शनिज्म के बारे में. रीजन किसके बारे में बोल रहा है? यूनिफिकेशन के बारे में. ठीक है, तो C होगा. तो एसर्शन तो आपका ट्रू है, बट रीजन क्या है? False. फॉल्स. मतलब आपका ऑप्शन हो जाएगा सी. आपका ऑप्शन हो जाएगा सी. ठीक है. ओके, अब चलते हैं थर्ड वाले पे. देखो, द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी ऑन द मून इज 1/6 दैट ऑन द अर्थ. बिल्कुल ये करेक्ट है. अभी मैं बताऊंगा धीरे धीरे. द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज द सेम फॉर होल यूनिवर्स. बताओ क्या ये रीजन करेक्ट है?
बेटा आपके जो बेसिक लॉ होते हैं, द बेसिक लॉ ऑफ नेचर, जस्ट रिमेम्बर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि द बेसिक लॉ ऑफ नेचर इज वैलिड फॉर होल यूनिवर्स। लेकिन इसमें जैसे आपने बोला था लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो तो ये सब इसमें जगह ऐसे वैलिड है बेटा, सब जगह वैलिड है नहीं यूनिवर्स। तो इसमें चेंज नहीं होगा कि मून पे जो ग्रेविटी है अब मैं वो वो बता अर्थ रहा हूँ, से वन वो मैं है। बता रहा हूँ, देखो लॉ सब जगह लगेगा, लेकिन अर्थ पे जो फिजिकल फिनोमिना हो रहे हैं और मून पे जो फिजिकल फिनोमिना हो रहे हैं वो डिफरेंट होंगे। वहां पे भी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगेगा, बट अर्थ पे जो फिजिकल फिनोमिना हो रहे हैं, मून पे जो फिजिकल फिनोमिना हो रहे होंगे, वो डिफरेंट होंगे। वाई? ड्यू टू द डिफरेंट जियोग्राफिकल कंडीशन। मेरी बात समझ रहे वहां हो? पे ऐसे तो जैसे जो क्या कहते हैं वॉइड है स्पेस में, वहां पे तो कोई वो नहीं है, ग्रेविटी है ही नहीं, अब मैं तो वो वो भी बता तो रहा हूँ ना, यूनिवर्स। देखो अब वो मैं बता रहा हूँ, अब देखो प्रॉब्लम क्या है, देखो अब वो मैं बता रहा हूँ, एक बार मुझे लिखने दो फिर मैं बताता हूँ। Basic law of nature is valid for whole universe, but the different phenomena, अच्छा, लॉ सेम है लेकिन उनका आउटकम अलग अलग है। वही मैं अभी बता रहा हूँ, इन डिफरेंट लोकेशन ड्यू टू द डिफरेंट जियोग्राफिकल कंडीशंस। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, आप बोलते हो कि भाई अर्थ में ग्रेविटी ज्यादा है, अर्थ और मून पे ग्रेविटी क्या है, कम है। ऑलरेडी इसने बोल दिया, देखो आपका जो ग्रेविटी है वो अर्थ के कंपैरिजन में क्या है, 1/6 टाइम्स क्या है, लेसर है। मतलब अगर मैंने बोला कि भाई अर्थ अर्थ में ग्रेविटी कितना होता है, ए इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मून पे जो ग्रेविटी होगा वो उसने बोला 1/6 ऑफ जी अर्थ, मीन 1/6 × 10। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो दैट इज अप्रोक्सीमेट 1.6 के अराउंड आपको मिलेगा, 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या है, हम बोलते हैं, देखो हम बोलते हैं, देखो ग्रेविटेशनल है क्या? ग्रेविटेशनल का मतलब है दैट होल्ड द पार्टिकल। ग्रेविटेशनल का मतलब है होल्ड द पार्टिकल, मतलब इफ आई एम स्टैंडिंग ऑन द अर्थ, इफ आई एम स्टैंडिंग ऑन द अर्थ, तो मुझको किसने होल्ड किया हुआ है? अर्थ ने होल्ड किया हुआ है। ठीक है। अब देखो आप बोलते हो कि भाई अर्थ में एटमोस्फियर है। एटमोस्फियर क्या होता है बताओ? व्हाट इज द एटमोस्फियर? मिक्सचर ऑफ गैसेस, या फिर जो एटमॉस्फेयर मतलब वही होता है द सराउंडिंग एयर अराउंड द अर्थ। मतलब आपका जो रूम है वहां पे भी एटमॉस्फेयर है। किसका एटमॉस्फेयर है? मतलब एयर के पार्टिकल है। तो एयर के पार्टिकल अगर अर्थ पे लाइज कर रहे हैं, मतलब उनको कौन होल्ड कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स होल्ड कर रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स होल्ड कर रहा है, ठीक है। मतलब उसमें जो भी आपका लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो लग रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है मून में? मून का जो जियोग्राफिकल कंडीशन है वो डिफरेंट है अर्थ के कंपैरिजन में। अब वहां पे ग्रेविटी कम क्यों है? ग्रेविटी कम है मतलब वहां पे भी देखो बेटा, वहां पे भी ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लग रहा है, ये वाला फॉर्मूला लग रहा है। मेरी बात समझ रहे हो? वहां पे ये वाला फॉर्मूला लग रहा है, G m1m। मेरा ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या है? G m1m2/r²। चाहे वो मेरा मून है चाहे वो मेरा अर्थ है, दोनों में एक ही फॉर्मूला लग रहा है। लेकिन वहां पे जो ग्रेविटी कम है दैट ड्यू टू द जियोग्राफिकल कंडीशन। मतलब अर्थ पे जो ग्रेविटी है वो किसके कारण है? मतलब वहां पे एटमोस्फियर है। लेकिन हम बोलते हैं कि मून पे कोई एटमोस्फियर नहीं है। अगर मैं आपसे बोलूं कि मून पे कोई एटमोस्फियर नहीं होता है लेकिन अर्थ पे एटमोस्फियर होता है, वाई? अर्थ पे एटमोस्फियर इसलिए है बिकॉज जो भी आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है दैट होल्ड द पार्टिकल इन द अर्थ, जो भी आपकी गैस के पार्टिकल, इसलिए हम बोलते हैं कि अर्थ में एटमोस्फियर है।
लेकिन मून में क्या है बेटा कि जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वहां पे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लग रहा है, लेकिन वहां पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दैट इज इनसफिशिएंट, दैट इज इनसफिशिएंट टू होल्ड द गैस मॉलिक्यूल्स, टू होल्ड द एयर पार्टिकल। अब क्या होगा कि मून पे आप लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगा रहे हो, लेकिन वहां पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इतना कम है कि वो गैस के पार्टिकल को होल्ड ही नहीं कर पा रहा है, एयर के पार्टिकल को होल्ड ही नहीं कर पा रहा है। तो अगर वो एयर के पार्टिकल को होल्ड नहीं कर पाएगा तो डेफिनेटली एयर के पार्टिकल मून की सरफेस से क्या हो जाते हैं, एस्केप हो जाते हैं। मून की सरफेस से क्या हो जाते हैं, एस्केप हो जाते हैं। ठीक है, तो दोनों पे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लग रहा है, लेकिन वहां पे जो फिनोमिना हो रहे हैं उसके कारण ये जो कंडीशन आपको दिख रही है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी ऑन द मून इज 1/6 ऑफ द अर्थ। ये बेसिकली किसके कारण हो रहा है, ड्यू टू द डिफरेंट जियोग्राफिकल कंडीशन इन द मून एज कंपेयर टू द अर्थ। दोनों पे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लग रहा है। ठीक है, तो मतलब यही एक रीजन है कि जो आपका मून है वहां पे ग्रेविटी कम होती है, ग्रेविटी कम है तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा तो इट कैन नॉट होल्ड द एयर पार्टिकल, और एयर पार्टिकल मून की सरफेस से क्या हो जाते हैं, एस्केप हो जाते हैं, तो वहां पे आपको कोई एटमॉस्फेयर दिखेगा ही नहीं। इसीलिए बोला जाता है कि मून हैज नो एटमॉस्फेयर, इसीलिए बोला जाता है कि द मून हैज नो एटमॉस्फेयर। नो एटमॉस्फेयर का मतलब यही है कि वहां पे कोई गैस के पार्टिकल नहीं है। गैस के पार्टिकल क्यों नहीं है, बिकॉज यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दैट इज नॉट सफिशिएंट टू होल्ड द एयर पार्टिकल, गैस पार्टिकल। और अर्थ में ग्रेविटी किसके कारण है, देखो अर्थ की ग्रेविटी अलग है, मून की ग्रेविटी अलग है। अगर आप दूसरे प्लेनेट में जाओगे वहां पे ग्रेविटी आपको कुछ और दिखेगी, बिकॉज दूसरे प्लेनेट में जियोग्राफिकल कंडीशन क्या होगी, डिफरेंट होगी। मेरी बात समझ रहे हो, जियोग्राफिक कंडीशन क्या होगी, डिफरेंट होगी, वहां पे कुछ डिफरेंट फिनोमिना हो रहे होंगे ड्यू टू द डिफरेंट टेम्परेचर। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीजें होती हैं जो केवल किसी मतलब ठंडे इलाकों में होती हैं, गर्म वाले इलाकों में वो वाली चीज, जैसे आपने देखा होगा जो मैंगोज होते हैं, मैंगोज बेसिकली सबसे ज्यादा कहाँ पे होते हैं, जो गर्म इलाके होते हैं वहां पे मैंगो सबसे ज्यादा होते हैं। मतलब वो टेम्परेचर उसके लिए क्या है, इनफ है मैंगो को ग्रो करने के लिए। ठीक है, लेकिन मैंगो आपने देखे होंगे, जैसे हमारा गांव है, हमारे गांव में मैंगो नहीं लगते हैं बिकॉज बहुत ठंडा है। तो वहां पे क्या है, हमारे गांव की जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है वो डिफरेंट है। ठीक है, और जो अगर मैं बात करूं देहरादून की बात करूं या कोई दूसरे गर्म इलाके की बात करूं जैसे जहां मैं रह रहा हूँ, वहाँ की जियोग्राफिकल कंडीशन क्या होगी, डिफरेंट होगी। ठीक है, तो ड्यू टू द डिफरेंट जियोग्राफिकल कंडीशन डिफरेंट फिनोमिना हो रहे होंगे, लेकिन लॉ सब जगह वैलिड है बेटा, जो बेसिक लॉ ऑफ नेचर है। देखो एक चीज बताओ, जो लॉ ऑफ नेचर था वो हमने नहीं बनाए, ये ऑलरेडी नेचर में वैलिड थे, ये ऑलरेडी नेचर में थे। और इनको हम साइंस में कैसे लाए, विद द हेल्प ऑफ सम ऑब्जर्वेशन, विद द हेल्प ऑफ सम एक्सपेरिमेंट। इन लॉ ऑफ नेचर को किस में डाला गया, आपकी साइंस में डाला गया। तो मैं बोल रहा हूँ बेसिक लॉ ऑफ नेचर, बेसिक लॉ ऑफ नेचर ऑलरेडी आपके नेचर में है, ऑलरेडी बिफोर इन्वेंशन। ये जो बेसिक लॉ ऑफ नेचर है इनका कोई इन्वेंशन नहीं हुआ है, इनको साइंस हाँ। में लाया गया है विद द हेल्प ऑफ सम ऑब्जर्वेशन, विद द हेल्प ऑफ सम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो आप बोल रहे हो कि जो आपकी साइंस में, साइंस की बुकलेट में है, वो ऑलरेडी नेचर में वैलिड था, वो नेचर में हो रहा है, ग्रेविटेशन वो ऑलरेडी नेचर में है। ठीक है, ओके, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपको बताओ। दोनों आई थिंक करेक्ट है, एसर्शन भी बिल्कुल ट्रू है, बट रीजन भी ट्रू है। सी हो जाएगा, नहीं डी हो जाएगा। कौन सा, बी, हाँ बी हो जाएगा assertion बेटा। and reason are true but हम्म, reason is not the correct हाँ मतलब explanation. उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, वेरी गुड। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अच्छा जी मीटिंग एंड होने वाली है 10 मिनट में। ठीक है, ठीक। इसमें कुछ क्वेश्चन है मैंने लिए हुए हैं, वो मैं आपको दे दूंगा। ठीक? मामा, वो हाँ। हमारा ट्यूसडे को फिजिक्स का टेस्ट है, एक हम्म, क्वेश्चन समझा दोगे आप, न्यूमेरिकल है। हाँ बोलो।
An object moves from point A to point B with an average speed of 30 kilometer per hour ओके and moves back from point B to point A with an average speed of 40 kilometer per hour. Find the average speed of the total journey. ओके तो कर सकते हो ना। एवरेज क्या होता है बेटा? Distance एवरेज to होता है anything, आपका, ना? एवरेज होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल Total time. टाइम। देखो दोनों का डिस्टेंस तो सेम होगा, ए से बी का हाँ, डिस्टेंस भी सेम होगा, बी से ए का डिस्टेंस भी 2D हो सेम होगा, जाएगा 2D. पर टोटल जर्नी में कितना डिस्टेंस हो जाएगा? 2D। ओके, Time is equals to टाइम t1 distance प्लस upon t2। speed. t1 इज वो बेसिकली ए टू बी में कितना टाइम लगा t1, बी से ए में कितना टाइम लगा t2। ओके, तो दिस इज टू। तो यहाँ पे D upon 30 और D upon 40. हाँ, डी अपॉन 30 प्लस डी अपॉन 40, और इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। अच्छा, 2 ऐसे इंटू होगा 30 इंटू 40 अपॉन 30 प्लस 40 इज इक्वल टू 70। ठीक है, बस बोलो। ना? अच्छा, शायद 34.2 कुछ आ रहा है. 30 ये हो जाएगा आपका 30 इंटू 40 ना, इससे ये कट जाएगा आपका, ये कट गया आपका, तो ये आ जाएगा हाँ, आपका 7 इंटू 30, 7 इंटू 4, 4 4 16 इंटू अप्रोक्सीमेट 35 समथिंग कुछ आएगा। हाँ, 32.4 आ रहा है. हाँ हाँ वही आएगा, 52.4 जो भी। देखो बेटा आपको क्या करना है, देखो जो भी कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होती है हमेशा अप्रोक्सीमेट लेके चलो, बिकॉज अगर आपको फास्ट स्पीड चाहिए अप्रोक्सीमेट आंसर। ठीक है, और तो चलो चलो इसमें एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं बिकॉज ये मीटिंग खत्म होने वाला है। ठीक है, हाँ, और इसमें कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं, तो मैं आपको दूंगा, ठीक है? आप ट्राई करना घर पे, और उसको क्लास में डिस्कस करेंगे, और आई थिंक कल आपका स्टार्ट कर देंगे कौन सा, यूनिट एंड डायमेंशन वाला। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ना अभी तक? हाँ. आ रहा है ना, ठीक है। क्या बोल रहा है ये? फोर्थ के आपका, फोर्थ है द बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म गवर्न और इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमेना। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिक प्लस, इसमें जो भी लॉ होंगे वो किस पे लगेंगे आपके? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक। ठीक है, तो इसके जो भी लॉ होंगे वो किस पे लगेंगे? इलेक्ट्रिक पे भी लगेंगे और मैग्नेटिक पे भी लगेंगे, मतलब ये आपका क्या है? ट्रू है। क्लियर है? हम्म. उसके बाद क्या बोल रहा है? द अटेम्प्ट टू यूनिफाई द फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर दैट रिफ्लेक्ट द क्वेस्ट फॉर यूनिफिकेशन। बिल्कुल सही है। एक मिनट, ये हाँ. हाँ, देखो इसके ये किसके बारे में बोल रहा है? देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में एक साइंटिस्ट है बेटा, मैक्सवेल। ठीक है, तो उन्होंने बेसिकली 4 इक्वेशन दी, दे गिव देयर 4 इक्वेशन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, और इन 4 इक्वेशन के जरिए उन्होंने पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक, पूरा मैग्नेटिज्म, पूरा करंट, इलेक्ट्रिसिटी को एक्सप्लेन कर दिया। समझ रहे हो? मैक्सवेल आपके एक साइंटिस्ट थे, मैक्सवेल एक साइंटिस्ट का नाम है, जिन्होंने 4 इक्वेशन के जरिए, 4 इक्वेशन के जरिए सारे इलेक्ट्रिसिटी, सारा मैग्नेटिज्म, सारा इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोडायनेमिक सबको एक्सप्लेन कर दिया। मतलब ये भी आपका क्या है? एक हिसाब से ट्रू है। बट क्या रीजन एसर्शन को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं? Reason नहीं. नहीं कर पा रहे ना? बताओ। दोनों ट्रू तो है, B एसर्शन भी होगा. ट्रू है और रीजन भी ट्रू है। Assertion are true, ठीक but है, reason is not the correct हाँ तो explanation आपका of. आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अब इसमें 2 क्वेश्चन करते हैं, फटाफट आप मुझे आंसर बताओ इसका। द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कैन नॉट बी एक्सपीरियंस बाई इलेक्ट्रॉन, करेक्ट और इनकरेक्ट? Correct. हाँ, वेरी गुड, करेक्ट, बिकॉज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स केवल किस पे लगता है? न्यूक्लियॉन पे। न्यूक्लियॉन क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे नहीं लगता। हाँ. द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और ऑलवेज चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स, क्या ये सही है? Correct. करेक्ट है। उसके बाद बताओ क्या तो रीजन एसर्शन को एक्सप्लेन assertion कर and पा रहा है? reason is correct. हाँ, बताओ। कर पा रहा है.
कर पा रहा है पक्का? हाँ, क्या ये इलेक्ट्रॉन के बारे में बता रहा है? मुझे बताओ, क्या ये रीजन नहीं, इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन बारे में के बता रहा है? बारे नहीं बता रहा है ना। चार्ज के बारे में बता रहा है क्या? इसमें क्या बोला है इसने? इलेक्ट्रॉन। क्या ये में। इलेक्ट्रॉन के हाँ, बारे में कुछ बता रहा है? नहीं बता रहा है ना। तो दोनों ट्रू है, assertion ट्रू, रीजन ट्रू, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द। assertion। अगर ये इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता, अगर ये बोल देता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ऑलवेज चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स एंड ये इलेक्ट्रॉन पे वर्क नहीं करता है, तो आप बोल सकते थे कि रीजन क्या है आपका, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है। और अगर ये बोल देता है, केवल इतना ही बोल देता, अगर ये बोलता कि भाई द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और ऑलवेज एक्टिंग बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स, अगर केवल वो इतना बोल देता कि आपका जो न्यूक्लियर फोर्स है केवल न्यूक्लियॉन पे लगता है, तब मैं कह सकता था कि रीजन आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। क्या कह सकता था? अगर वो बोलता कि आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स केवल न्यूक्लियॉन पे लग रहा है, हाँ, तो वो इलेक्ट्रॉन के बारे में ही बोल रहा है ना। मतलब न्यूक्लियॉन का मतलब केवल प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन्स। ठीक है। तो वो इनडायरेक्टली किसके बारे में बोल रहा है? इनडायरेक्टली बोल रहा हूँ, इनडायरेक्टली इलेक्ट्रॉन के बारे में बोल रहा है, मतलब केवल न्यूक्लियॉन पे लग रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन पे नहीं लग रहा है। ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। द नेचर ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज assertion is अट्रैक्टिव true but इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। reason is क्या false। करेक्ट? करेक्ट है, करेक्ट है। ग्रेविटेशन हमेशा अट्रैक्टिव होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव। दूसरा क्या बोला? द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑलवेज डोमिनेट द टेरेस्ट्रियल फिनोमेना। बेटा एक चीज याद रखना, मैं आपको बता देता हूँ। आई नो ग्रेविटेशनल फोर्स वीकर फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स के जरिए, बट हाँ, बट हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स is more in the large scale like that terrestrial phenomena और एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिना। टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है बेटा अर्थ, अर्थ में जो भी फिनोमिना हो रहे हैं। और एस्ट्रोनॉमिकल का मतलब जो भी आपके स्टार होते हैं, जो भी आपका सन्स है, उसमें जो भी फिनोमिना हो रहे हैं उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा इफेक्टिव है एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अब मुझे ये बताओ, क्या आपका जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द टाइम आपका जो मटेरियल होता है वो हमेशा न्यूट्रल रहता है। हमेशा क्या होता है? न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब इक्वल पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू इक्वल नेगेटिव चार्ज, दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो चार्ज कितना हो गया? जीरो हो गया ना। चार्ज जीरो हो गया मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स क्या हो गया? जीरो हो गया। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के केस में इलेक्ट्रिक फोर्स जीरो हो सकता है। व्हाई? बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम आपका जो मटेरियल होता है वो क्या होता है बेटा? न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब इक्वल पॉजिटिव इक्वल टू इक्वल नेगेटिव, दोनों को आप ऐड करोगे तो टोटल चार्ज क्या आएगा? जीरो आएगा। जीरो आएगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो। बट क्या कभी ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स किस पे लगता है? मास पे। ग्रेविटेशनल फोर्स कभी भी जीरो नहीं होगा। जस्ट रिमेंबर, द ग्रेविटेशनल फोर्स नेवर बिकम जीरो। लेकिन आपका इलेक्ट्रिक फोर्स जीरो हो सकता है। तो दैट्स वाई आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये लार्ज स्केल मतलब टेरेस्ट्रियल फिनोमिना और एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिना में ज्यादा डोमिनेट करता है। ठीक है। मतलब ये वाला जो आपका रीजन है ये आपका बेटा इनकरेक्ट हो गया है। ये जो रीजन है ये क्या हो गया है? इनकरेक्ट। बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑलवेज डोमिनेट द टेरेस्ट्रियल फिनोमिना, नो। बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स आपका टेरेस्ट्रियल मतलब अर्थ में जो भी फिनोमिना होते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल मतलब स्पेस लाइक सन और स्टार में जो भी फिनोमिना हो रहे हैं, दैट इज ड्यू टू। मतलब असर्शन आपका करेक्ट है और रीजन आपका इनकरेक्ट है। ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? सी वाला, आई थिंक। assertion is true and reason is